करने के उपाय भी हैं और केंद्रीय बैंक के कार्य भी हैं। तो एक ही टॉपिक है जिसका यूज़ जो है दोनों जगह होना है, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा, एक तीर से दोनों निशाने हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई बैंक जो है क्या होता है। तो बैंक क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। बैंक जो है ना, बैंक क्या है, बैंक जो है एक ऐसी, बैंक जो है एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है, एक ऐसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्या करती है, जो कि मुद्रा का या पैसे का लेन देन का जो है, मुद्रा का या पैसे का जो है लेन देन का कार्य करती है। ठीक है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम जो है कार्य करती है, उसको हम जो है बैंक कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन बैंक से पहले आपको सबसे पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसको हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो हर वो संस्था, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो संस्था, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसका काम करेगी, जो पैसे का काम करती है, फाइनेंस का काम करती है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम जो है वित्तीय संस्था के नाम से उसको हम जानते हैं। वो भाई वित्तीय संस्था होगी ही होगी। ठीक है, जैसे कि हमने इसके अंदर 3 तरीके की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था LIC, और एक मैंने आपको ये बताया था क्या कहते हैं, बैंक। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये जरा ध्यान से समझेंगे। ये तीनों के तीनों जो है ना वित्तीय संस्थाएं हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों वित्तीय संस्थाएं हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों पैसे का काम करती हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक बनने के लिए, एक वित्तीय संस्था वो है जो पैसे का काम करती है, लेकिन एक वित्तीय संस्था को बैंक बनने के लिए 2 काम को परफॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहला जो है वो है जनता से जमा स्वीकार करना, पहला तो ये काम को परफॉर्म करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो है ऋण देने का काम करना, ऋण देने का कार्य करना। हर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन दोनों काम को परफॉर्म करेगा, वो जो है वो भाई वित्तीय के साथ साथ वो जो है बैंक कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि भाई ये जो पोस्ट ऑफिस है ये एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, इसको हम बैंक नहीं बोल सकते, इसको हम बैंक नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये उन दोनों में से एक ही काम को परफॉर्म करता है। क्या, ये जो है ना, ये जो है जनता से जमा स्वीकार तो करता है, लेकिन बस ये यही काम करता है, ये जो है जनता से जमा स्वीकार करता है। हमने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस में हम खाते खोल सकते हैं, अपना जौन सा खाता चाहे वो खाता हम खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। ठीक है, लेकिन एक काम तो ये परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दूसरा काम ये परफॉर्म नहीं कर रहा। ये जो है ये लोन देने का काम नहीं करता। पोस्ट ऑफिस लोन देने का काम नहीं करता है। और जबकि हम LIC की अगर बात करें तो LIC उल्टा है, LIC लोन देने का तो काम करता है, LIC लोन देने का काम जो है ये लोन देने का काम करता है, लेकिन ये वो बैंक वाली फैसिलिटी नहीं देता कि हम यहाँ अकाउंट ओपन करके, सेविंग अकाउंट वगैरह ओपन करके अपना जैसे अकाउंट बैंक में ओपन कराते हैं, ये वो काम नहीं करता। LIC लोन देता है तो यहाँ अकाउंट ओपन नहीं हो सकते, और पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन हो सकते हैं तो लोन नहीं दे सकता। लेकिन जो ये है बैंक, ये क्या करता है, ये दोनों ही काम को परफॉर्म करता है। ये जनता से जमा जो है स्वीकार भी करता है, और ये लोन देने का भी कार्य जो है लोन देने का भी काम करता है। तो केवल ये जो है ना, ये बैंक, केवल बैंक जो है वो वित्तीय भी है और वित्तीय के साथ साथ बैंकिंग भी है। हर वो वित्तीय संस्था बैंकिंग संस्था होती है जो ये दोनों काम परफॉर्म करे। ये दोनों केवल वित्तीय ही हैं, ये दोनों जो हैं बैंकिंग नहीं होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बारी एग्जाम में आता है कि भाई LIC को जो है
LIC केवल वित्तीय संस्था है, बैंकिंग क्यों नहीं है, या पोस्ट ऑफिस जो है वो केवल वित्तीय संस्था है, वो बैंकिंग क्यों नहीं है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, बैंक के लिए 2 काम को परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक के टाइप के। बैंक के जो टाइप हैं वो कई सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। बैंक के टाइप तो कई सारे तरीके के होते हैं, लेकिन मेरे कोर्स के अंदर फिलहाल 2 ही तरीके के बैंक हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं केंद्रीय बैंक, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वाणिज्य बैंक। एक होता है केंद्रीय बैंक, एक होता है वाणिज्य बैंक, और वाणिज्य को ही आप जो है व्यापारिक बैंक भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि केंद्रीय बैंक जो है वो क्या होता है और इसके क्या क्या काम होते हैं। दोनों के दोनों बैंक। सर, हाँ जी, सर मैं लीव आउट कर सकता हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम? क्योंकि सर, हाँ नहीं सर, मुझे ये वाला चैप्टर आता है, मुझे वो सर कल वाली वीडियो देखनी। ठीक है, पढ़ाया था। ठीक है। तो केंद्रीय बैंक जो है वो क्या होता है, तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि भाई केंद्रीय बैंक जो है ना, सबसे पहली बात तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय बैंक एक डैश संस्था है। तो डैश संस्था है का मतलब ये जो है सर्वोच्च बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ऐसे आ जाता है केंद्रीय बैंक एक डैश बैंक है। तो सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च का मतलब होता है टॉप, मतलब बैंकों के अंदर ये जो है भाई शिखर पर है, टॉप पर है, सबसे ऊपर। उसके बाद ये क्या करता है, केंद्रीय बैंक सर्वोच्च बैंक है, और ये संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को, ये जो है संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को जो है नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, ये आप इस अर्थ में लिख देंगे कि भाई ये जो है सर्वोच्च बैंक है और ये संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी जो है स्थापना की गई थी, सबसे पहली बात तो। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि भाई ये टॉप का बैंक है। इसके बाद जितने भी बैंक जो होते हैं, इसको छोड़कर जितने भी बैंक होते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कमर्शियल हो, कोई भी बैंक हो, सब बैंकों का जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में होता है? वो केंद्रीय बैंक के हाथों में होता है। आरबीआई जैसा जैसा बोलता है वो सभी कमर्शियल बैंकों को, अभी हम वो दूसरे वाले बैंक भी पढ़ेंगे, सभी कमर्शियल बैंकों को वो मानना पड़ता है। और हर देश का केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है, केवल एक ही होता है, 2 नहीं होते हैं। और भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हर देश का केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम आरबीआई है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले ये नॉर्मल बैंक था, ऐसे ही नहीं खुलते ही जो है केंद्रीय बैंक बन गया, पहले ये नॉर्मल बैंक था। और उसके बाद इसका जो है 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। वो बैंक जो पहले प्राइवेट ओपन हुआ था, ध्यान से सुन लीजिए, वो बैंक जो पहले हुआ तो प्राइवेट था ओपन, लेकिन जब बाद में सरकार उसको टेक ओवर कर लेती है तो उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। तब ये जो है भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो बना। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, हर बैंक के अंदर, हाँ जी, राष्ट्रीयकरण का मतलब बताओ ना। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि वो बैंक जो पहले था, बैंक 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सरकारी बैंक, एक होते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक का मतलब जो एक इंडिविजुअल बंदा खोल लेता है, और सरकारी बैंक का मतलब जो सरकार खोलती है। तो मैंने बोला राष्ट्रीयकरण का मतलब वो बैंक जो पहले खुला था प्राइवेट, जो पहले प्राइवेट था, लेकिन बाद में जब सरकार उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है, सरकार उसको खरीद लेती है, सरकार उसको टेक ओवर कर लेती है, उस चीज़ को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। मतलब प्राइवेट बैंक जब कन्वर्ट होके सरकार के अंडर में आ जाता है, इट्स कॉल्ड नेशनलाइजेशन।
तो पहले तो वो उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को नॉर्मल था पहले तो वो, उसके बाद 1949 को उसका नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, हर केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है, गवर्नर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो इसका करंट में गवर्नर है उसका जो नाम है, उसका नाम है शक्तिकांता दास। ये जो है अभी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं और ये 25वां गवर्नर है और 12 दिसंबर 2018 को ये जो है गवर्नर बना था। गवर्नर का क्या काम होता है? गवर्नर जो है नोट जो होते हैं, जो नोट जारी करते हैं, उस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं नोट पे सिग्नेचर, ठीक है। 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए के जो नोट होते हैं उस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, जबकि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे किसके साइन होते हैं? उस पे होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। ये आपको ध्यान रखनी है बात। वित्तीय सचिव कहते हैं, वित्तीय सचिव। और कौन इशू करता है 1 रुपए का नोट और कॉइन? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? वित्तीय सचिव के, ना कि आरबीआई के गवर्नर के। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है एक एक नंबर में। उसके बाद इसके जो है कुछ कार्य होते हैं जो कि ये करता है आरबीआई, और ये कार्य फिक्स है, एग्जाम में आने ही आने हैं। क्या काम करता है ये भाई सबसे पहले तो अभी हमने बात करी, ये जो है भाई सबसे पहली बात तो नोट जारी करने का जो है कार्य करता है। तो हमने ये पढ़ा कि ये 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक का नोट जारी करता है, और नोट जारी करने का जो अधिकार है वो केवल इसी को ही है, इसी का एक अधिकार है। इसके अलावा भारत के अंदर और कोई भी नोट जो है वो जारी नहीं करता है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या जारी कर रहा है? ये नोट जारी कर रहा है। और हमने प्रीवियस कक्षा के अंदर पढ़ा नोट कौन सी होते हैं, एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। तो इनके द्वारा जारी जो मुद्रा होती है वो कौन सी मुद्रा होती है? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। क्योंकि असीमित विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी होती है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती, जो एक्सेप्टेबल है। तो नोट की कोई बाउंडेशन नहीं होती, नोट लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। सरकार का जो वित्त मंत्रालय जो इशू करता है कॉइन, उसकी होती है बाउंडेशन। सरकार जो कॉइन इशू करती है वो होती है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। आरबीआई द्वारा जारी सभी नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के एग्जाम्पल होते हैं। ये भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख सकते हो, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इसके आपको इस कंटेंट के अंदर इतना लिखना है कि भाई आपको 3 मार्क्स मिल सके। 3 नंबर का ही गारंटीड फिक्स क्वेश्चन है। पहला है नोट जारी करना। उसके बाद जो है यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है सरकार का बैंकर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सरकार 2 तरीके की होती है, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। तो दोनों ही सरकार, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, कोई भी हो, तो भाई दोनों ही सरकारों के जो खाते हैं उसका आपको ही ध्यान रखना है। इस फंक्शन को 3 तरीके से परफॉर्म करता है वो आपको बोलेगा सरकार का बैंक कैसे है, सरकार का एजेंट कैसे है, और सरकार का जो है वित्तीय परामर्शदाता कैसे है। ये तीनों बताने हैं कैसे करता है ये आरबीआई। तो बैंक कैसे है तो आप लिखेंगे भाई चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनके सबके हिसाब किताब का जो है अपने पास हिसाब किताब रखता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जो भी लेन देन होते हैं वो रखता है। जरूरत पड़ने पे सरकार को लोन दे देता है, ठीक है। ना तो ब्याज देता है, जो लोन देता है उस पर ना तो ब्याज देता ना ब्याज लेता, ब्याज वाला कोई चक्कर नहीं है इसका सरकार के साथ। ये आप बैंक के फंक्शन में लिखेंगे कि बैंक कैसे है। एजेंट की अगर बात करें, एजेंट कैसे है ये सरकार का, तो आपको एजेंट के अंदर ये लिखना है कि जो सरकार की प्रतिभूतियां जो होती हैं, सिक्योरिटीज जो होती है, उसको ये क्या करता है, उसको जो है ये सेल परचेज का काम करता है, इसलिए इसको एजेंट माना जाता है। और वित्तीय परामर्शदाता का क्या मतलब होता है? जब भी सरकार को फाइनेंशियली एडवाइस की ज़रूरत होती है, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन आ गई तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नोट प्रिंट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, उसमें अगर सरकार को एडवाइस की ज़रूरत होती है तो आरबीआई उसको एडवाइस देता है। इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो सरकार का बैंक ये तीनों में पूछता है कि बैंक कैसे, एजेंट कैसे और वित्तीय परामर्शदाता कैसे, तीनों में एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी।
भाई यहाँ ऐसे लिख दिया अगर आपने, हाँ जी ये सरकार का बैंकर है, सरकार का हिसाब किताब रखता है सारा, अपने जो भी पैसे हैं सब रखता है और लोन दे देता है उसको, ऐसे लिख दे तो नहीं मिलेंगे आपको नंबर, कंटेंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद है तीसरा, क्या कहते हैं, तीसरा आप यहाँ पे लिखेंगे। सर? हाँ जी, सर एक बार बैंक वाला बता दो। बैंक के अंदर आपको लिखना है सारे हिसाब किताब जो होते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे सरकार के सारे हिसाब किताबों का जो रिकॉर्ड होता है अपने पास रखता है, ठीक है, सारे हिसाब किताबों का रिकॉर्ड अपने पास रखता है और ज़रूरत पड़ने पे सरकार को लोन देता है, जो लोन दिया उस पे ना तो ब्याज देता है ना ब्याज लेता है। ये आप सारी की सारी जो है एक्सप्लेनेशन इसके अंदर लिखेंगे, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बैंक होता है। बोलो बबीता क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो बेटा? उसके बाद है बैंकों का, उसके बाद है बैंकों का बैंक, भी बता दिया मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हिसाब किताब के सारे रिकॉर्ड करता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का बैंक है, ठीक है। सरकार को जरूरत पड़ने पे लोन देता है, लेकिन जो लोन देता है उस पर ना तो ब्याज देता ना ब्याज लेता, ये आपको इसके अंदर लिखना है। बैंकों का बैंक, और यहाँ पे आप लिखेंगे बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षी भूमिका। इसका क्या मतलब होता है? बैंकों का बैंक, इसका क्या मतलब है पहले इसको बताना है। आरबीआई के पास केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तो अकाउंट होते हैं, उसके साथ साथ जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं आरबीआई को छोड़कर, जो नोट पे जिसका नाम है आरबीआई, उसको छोड़कर दुनिया में आपने जिस भी बैंक का नाम सुना है भारत के अंदर, जिस भी लेना देना, एचडीएफसी, आईडीएफसी, फलाना ढिमकाना, जो भी नाम सुने आपने, जितने भी बैंक हैं सब कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक है दुनिया में सब कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सरकारी बैंक और एक होते हैं प्राइवेट बैंक। तो आपने जितने भी नाम सुने होंगे, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, जैसे एसबीआई जो है वो सरकारी है, एचडीएफसी प्राइवेट है, ठीक है। तो जितने भी आप बैंक सुनते हो, कमर्शियल बैंक भी ऑल्सो दो टाइप के होते हैं, निजी और सरकारी, वो सब कमर्शियल बैंक है। बैंकों का बैंक का मतलब होता है सभी कमर्शियल बैंकों के जो अकाउंट होते हैं, जो खाते होते हैं, जैसे हम अपने अकाउंट इनके पास ओपन कराते हैं, जनता अपना अकाउंट इनके पास ओपन कराती है, कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट इनके पास ओपन कराते हैं, इसलिए इनको बैंकों का बैंक कहा जाता है। और पर्यवेक्षी का मतलब होता है ये सुपरवाइजर या सुपरवाइजर। सुपर का मतलब होता है ऊपर और वाइजर का मतलब होता है देखना, ऊपर से देखना। क्या देखना? कि सभी कमर्शियल बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंकों के पास जो पैसे आते हैं, जो जनता अपना पैसा इनके पास जमा कराती है, कमर्शियल बैंक उनको लोन में दे देता है। तो आरबीआई ये देखता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली चल रहा है नहीं चल रहा मामला। आरबीआई जब चाहता है ज़्यादा लोन जाए तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन देते हैं, आरबीआई जब चाहता है कम लोन जाए तो कम लोन जाता है। आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं जिससे वो कमर्शियल बैंकों पे कंट्रोल करके रखता है। ये अभी हम जो है यहाँ पे सीखने वाले हैं कि वो कौन से टूल होते हैं भाई, जिससे वो कंट्रोल करके लगता है कि जब वो चाह रहा है ज़्यादा तो ज़्यादा, जब वो चाह रहा है कम तो कम। इस तरीके से वो पर्यवेक्षक भूमिका निभाता है। तो अभी मैं क्या है अगला फोर्थ जो काम होता है इसको हम कहते हैं अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता का क्या मतलब होता है? अंतिम ऋणदाता का मतलब ये होता है, हमने ये पढ़ा कि आरबीआई के पास किस किस के अकाउंट है, सरकार का अकाउंट है, और सभी कमर्शियल बैंकों के जो अकाउंट होते हैं वो किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास। जनता, हम लोग अपना अकाउंट कहाँ करवाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक का... हाँ जी क्या कह रहे हैं? अभी क्या बताया? अभी कुछ नहीं बताया, अगला ही काम बता रहा हूँ। क्या अगला काम क्या है? अगला जो काम है वो है अंतिम ऋणदाता का चौथा काम। 3 हमने पढ़े थे, चौथा काम है अंतिम ऋणदाता। तो अंतिम ऋणदाता का मतलब ये होता है कि भाई जनता तो अपना अकाउंट यहाँ ओपन करवाती है और कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट यहाँ ओपन करवाते हैं। जनता को जब पैसों की ज़रूरत होती है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, और जब कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो आरबीआई से लोन लेता है। तो अंतिम ऋणदाता का मतलब ये है जब भी कमर्शियल बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती है तो, और उसको अगर लोन वगैरह लेना होता है, उसको अगर लोन वगैरह जो है लेना होता है अगर, तो भाई वो जो है किससे लेता है? वो जो है वो लोन लेता है आपका
उससे आरबीआई से, इसलिए आरबीआई को अंतिम ऋणदाता जो है, अंतिम ऋणदाता जो है कहा जाता है कि आरबीआई जो है वो भाई अंतिम ऋणदाता है। इसमें बस आपको इतना ही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। कभी भी कमर्शियल बैंकों के अंदर संकट की स्थिति आ जाती है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक जितना भी पैसा होता है वो लोन में चढ़ा देता है। तो अगर मान लो बहुत सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसे निकालने आ गए, किसी को एकदम से किसी बंदे को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक के पास पैसा इतना लिक्विड फॉर्म में जो है नहीं होता। अगर आपको कभी कभार ज़्यादा पैसे निकालने हो, मान लो आपको बैंक से 10 लाख रुपए निकालने हैं, आप चेक लेके चले गए 10 लाख का, सीधा सुबह पहुंच गए 10 लाख का चेक लेके, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। भले ही आपके पैसे हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बोलेगा बैंक, बोलेगा आपको जब इतने पैसे निकालने थे आपको सब पहले बताना चाहिए था। तो कभी भी इतने पैसे अगर आपको निकालने हैं तो इतने पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतना लिक्विड फॉर्म में होता है, बैंक लोन में चढ़ा रखा पैसे को। तो यहाँ पे जब ऐसे ही बहुत सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसे निकालने आ जाते हैं, या उसके पास जो है नहीं होते, तो भाई ऐसी संकट की स्थिति में वो किससे ले लेता है? ऐसी संकट की स्थिति में वो जो है आरबीआई से जो है लोन ले लेता है। उसके बाद जो है, बिल्ले क्या कर दिया यार, एक मिनट रुको ज़रा, एक मिनट उसको भेज दिया मैंने, एक मिनट। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे पांचवा काम। पांचवा जो काम होता है ये होता है आपका विदेशी विनिमय का संरक्षक। विदेशी विनिमय का संरक्षक, इसका क्या मतलब होता है? विदेशी विनिमय का संरक्षक, विदेशी विनिमय के संरक्षक का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है, हम विदेशी मुद्रा का क्या करेंगे? हम तो विदेशी मुद्रा का कुछ भी नहीं करेंगे। तो आरबीआई क्या करता है, जितनी भी विदेशी मुद्रा आती है उसका क्या करता है, उसका अपने पास रिजर्व बना के रख लेता है। सारी की सारी विदेशी मुद्रा के रिजर्व होते हैं वो आरबीआई के पास होते हैं। क्वेश्चन ये है, चलो हम तो कुछ नहीं करेंगे विदेशी मुद्रा का, क्योंकि हम तो भारत में रहते हैं, यहाँ तो इंडियन रुपीस चलेगा। आरबीआई क्या करेगा फिर इसका रिजर्व बना के? आरबीआई अपने पास रख के जो है क्या करेगा? तो आरबीआई अपने पास रख के क्या करता है, हमारा एक अभी आगे चैप्टर आएगा विदेशी विनिमय दर, वहाँ पे जो है इसका यूज़, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़, इसका जो उपयोग है, एक अभी हमारा चैप्टर आएगा विदेशी विनिमय दर, इसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते हो अभी जैसे डॉलर की वैल्यू चल रही है कुछ 80 कुछ रुपए, ऐसा थोड़ी डॉलर की वैल्यू रोज़ फ्लक्चुएट होती है, ठीक है? डॉलर की जो वैल्यू है वो रोज़ फ्लक्चुएट होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि आज 80 रुपये का है, सुबह उठोगे तो 100 रुपये का हो जाएगा या 60 रुपये का हो जाएगा। एकदम से इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, बहुत माइनर सा फ्लक्चुएट होता है। तो इतना फ्लक्चुएट ना हो, डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए। इस वजह से क्या कहते हैं, आरबीआई इसका रिजर्व का यूज़ करता है। तो कैसे यूज़ करता है इसका, वो जब हम विदेशी विनिमय वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे जो है आएगा, ठीक है? तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये काम है भाई इसका, अंतिम ऋणदाता, विदेशी विनिमय का संरक्षक। इसके अलावा एक काम होता है इसको हम कहते हैं समाशोधन गृह का कार्य। इसका क्या मतलब होता है भाई, समाशोधन गृह का कार्य? समाशोधन गृह का ये मतलब होता है कि भाई हर बैंक के पास क्या होता है, एक दूसरे बैंकों के चेक आते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो 2 बैंक हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा, मान लीजिए 2 बैंक हैं, एक बैंक है पीएनबी और एक बैंक है एसबीआई, ठीक है जी? पीएनबी के पास मान लो एसबीआई का चेक आ गया 1000 रुपये का, एसबीआई के पास मान लो आ गया 700 रुपये का पीएनबी का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसको कितने पैसे देने हैं, 1000 रुपये, इसको कितने पैसे देने हैं, 700 रुपये, इसको भी पैसे देने हैं, इसको भी पैसे देने हैं, दोनों को एक दूसरे को पैसे देने हैं। पीएनबी को 1000 रुपये और एसबीआई को पीएनबी को पैसे देने हैं 700 रुपये, दोनों को भाई पैसे देने ही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये काम किया जाए,
भाई पीएनबी को ज़्यादा देने 1000 रुपये, अगर पीएनबी सीधा ही इसको 300 रुपये दे दे तो ट्रांजैक्शन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। भाई उसको 700 देने हैं, उसको 1000 देने हैं, तो अगर पीएनबी सीधा ही 300 दे दे तो 700 रुपये एडजस्ट होके 300 रुपये का हो जाएगा काम। लेकिन ये इतना इजी कैसे होगा, ये इसको 300 दे दे, ये कैसे पता चलेगा कि इसको इतना देना है, इससे इतना लेना है? ये काम बीच में आरबीआई परफॉर्म करेगा, क्योंकि आरबीआई जो है उसके पास पीएनबी का भी अकाउंट है, आरबीआई के पास एसबीआई का भी अकाउंट है, सभी कमर्शियल बैंकों के खाते आरबीआई के पास होते हैं। तो आरबीआई के पास दोनों के खाते हैं, आरबीआई को पता है कि इसको किससे कितना लेना है, कितना देना है, तो वो आपस में ही क्या करता है, ये मीडिएटर है, बिचौलिया है इन दोनों बैंक, सभी कमर्शियल बैंकों के बीच में, तो वो इन ट्रांजेक्शन को डन कर देता है, जिससे कैश वगैरह जो है वो उनकी कमी वो हो जाती है, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, अपने आप एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं समाशोधन गृह का कार्य। और लास्ट जो फंक्शन है जो हमें पढ़ना है, हाँ जी, पीएनबी तो पूरा पंजाब नेशनल बैंक तो है ना? हाँ जी, पीएनबी का पूरा नाम पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। उसके बाद है अगला काम है इसका साख का नियंत्रण। ये हमें कॉन्सेप्ट समझना है जो कि वो न्यून मांग और अधिमांग के अंदर भी यूज़ होने वाला है। जो ऊपर हमने 6 पढ़े हैं उसमें से 4 ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नोट जारी करना सरकार का बैंकर, लेकिन आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। पता चला केस स्टडी बन के कुछ भी आ गया, पता चला उसमें ये चारों जो मैं बता रहा हूँ वो आया ही नहीं, पता चला ये आ गया विदेशी विनिमय का संरक्षक, और ये आ गया आपका क्या कहते हैं समाशोधन गृह का कार्य। तो केस स्टडी में तो कुछ भी आ सकता है। वैसे ही सीबीएसई के सैम्पल पेपर में जो है केस स्टडी आया हुआ इस बारी के केंद्रीय बैंक के कार्य, तो कुछ भी आ सकता है। किस्मत तो हमारी ख़राब है ही, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए सारे। अब है साख का नियंत्रण। साख के नियंत्रण का क्या मतलब होता है? साख के नियंत्रण का मतलब ये होता है, हमने ये पढ़ा कि भाई जनता को जब पैसों की ज़रूरत होती है, जनता के जो अकाउंट होते हैं वो कमर्शियल बैंकों के पास होता है। जब जनता को लोन की ज़रूरत होती है तो वो किससे लेता है? वो भाई कमर्शियल बैंक से लेता है। साख का मतलब क्या होता है? साख का मतलब होता है लोन, ऋण। ऋण को कहते हैं साख। साख, ऋण, लोन, ये एक ही चीज़ होती है, तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो जनता को जब लोन की ज़रूरत होती है वो लेता है कमर्शियल बैंक से। और आरबीआई कैसे, और इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारा ही पैसा, जो जनता जमा कराती है पैसा, अकाउंट ओपन कराए तो पैसा भी तो जमा कराएंगे, हमारा ही पैसा हम जमा कराते हैं और हमारा ही पैसा डाइवर्ट करके लोन बनाता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कैसे बनाता है। तो भाई हमारे ही पैसे से पैसा बनाता है, ब्याज कमाता है। तो आरबीआई ये चाहता है, अगर इसके ये तो इसके पास तो इसके पास जो इसकी इनकम का जो मेन सोर्स है वो ब्याज है। ब्याज से चलता है बैंक, ब्याज से ही सारा चलता है। तो इसका तो बस चलिए सारा का सारा लोन में चढ़ा दे, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन में चढ़ाएगा उतना ज़्यादा ब्याज आएगा। लेकिन अगर ये सारा पैसा लोन में चढ़ा देगा तो जो इसके डिपॉजिटर पैसे निकालने आएंगे ये तो कहते हैं मैंने लोन में चढ़ा दिया, मेरे पास तो नहीं है पैसा, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा मामला, संकट की स्थिति आ जाएगी बैंकों के अंदर। तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं जिससे कि वो कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल करके रखता है कि भाई ऐसा ना हो, संकट की स्थिति ना क्रिएट हो, और अर्थव्यवस्था के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए भी आरबीआई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल करके रखता है। ऐसा तो है नहीं आरबीआई बोलेगा ज़्यादा देना है, कम देना है, ये मान जाएगा, होता है वो भी, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली, इतना अट्रैक्टिव, इतना इफेक्टिव नहीं होगा वो कि आरबीआई बोले ज़्यादा लोन देना है तो ज़्यादा, कम बोले तो कम। ऐसा भी होता है क्योंकि वो पापा है, वो सर्वोच्च बैंक है, मानना पड़ेगा कमर्शियल बैंकों को, लेकिन वो इतना इफेक्टिव वे नहीं है। तो इसके लिए समाधान निकाला आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या बोला कि भाई बात ऐसी है, मैं ना जो तेरा साख का नियंत्रण है, मैं जो है जो तेरा साख का नियंत्रण है उसको मेरे भाई कुछ टूल्स हैं जिसको मैं 2 जगह पे बांट सकती हूँ। पहले जो टूल होते हैं इसको हम कहते हैं मात्रात्मक, और दूसरे जो टूल होते हैं, ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड एग्जाम में आना ही आना है। तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाएंगे, ठीक है। हर साल फिक्स है, कोई भी आ सकता है, कोई भी। तो
उसने बोला भाई मेरे पास जितने भी टूल है ना, मेरे पास जितने भी टूल हैं उसको मैं दो जगह बांट सकती हूँ, एक होते हैं मात्रात्मक उपकरण और एक दूसरे जो होते हैं उसको हम कहते हैं गुणात्मक उपकरण। ठीक है, मात्रात्मक कौन से होते हैं और गुणात्मक कौन से होते हैं, पहले तो आप जरा ये समझिए। मात्रात्मक वो होते हैं जिसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं और गुणात्मक वो होते हैं जिसको हम नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। मात्रात्मक के अंदर जो टूल आते हैं, इसके अंदर सबसे पहला आता है CRR, दूसरा जो आता है वो आता है SLR, तीसरा जो आता है वो आता है रेपो रेट और चौथा जो आता है इसके अंदर है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं ये आते हैं इसके अंदर। चार इंस्ट्रूमेंट आते हैं मात्रात्मक के अंदर और कोई भी नहीं आता, केवल 4 आते हैं बस, CRR, SLR, रेपो रेट और खुले बाजार की क्रियाएं। बाकी जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखा है LRR, रिवर्स रेपो रेट, फलाना ढिमकाना जो भी है वो सब बैंकिंग टर्म्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट केवल यहाँ पे 4 ही हैं, खुले बाजार की क्रियाएं ये आ गया। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं गुणात्मक की, गुणात्मक की अगर हम बात करें तो गुणात्मक के अंदर जो है इसमें केवल 3 आते हैं। ठीक है, अरे चल जा यार, गुणात्मक के अंदर केवल 3 आते हैं। मात्रात्मक के अंदर चारों के चारों जो इंस्ट्रूमेंट हैं, चारों इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गुणात्मक के अंदर एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सीमांत आवश्यकता। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीटेड है। और दूसरा होता है इसके अंदर नैतिक दबाव, और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं साख की राशनिंग। ठीक है, यहाँ पे जो गुणात्मक वाले के अंदर केवल सीमांत आवश्यकता ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मान लो उसने ऐसे पूछ लिया भाई 2 मात्रात्मक बता और 2 गुणात्मक बता, तो आपको तो बेटा सब पता होना चाहिए मात्रात्मक कौन से होते हैं, गुणात्मक कौन से होते हैं। MCQ आ जाता है कि इसमें से पता कौन सा गुणात्मक है और कौन सा मात्रात्मक है। RBI के उपकरण का तो आपको पता होना चाहिए मात्रात्मक कौन से उपकरण है और गुणात्मक कौन से हैं। ये 4 मात्रात्मक होते हैं और ये 3 गुणात्मक होते हैं। ठीक है, पहले आप सबका मीनिंग समझिए कि मीनिंग क्या होता है, तब जाके आप हमें ये समझना है कि RBI कैसे इसका यूज़ करता है, कैसे कमर्शियल बैंक पे इसका कंट्रोल कर लेगा कि जब वो चाहे ज़्यादा लोन जाए, जब वो चाहे कम लोन जाए। तो पहले तो आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो हम पहले बात करते हैं CRR की। CRR का मतलब क्या होता है? CRR का मतलब ये होता है सभी कमर्शियल बैंकों को उनके पास जितनी भी जमा आ रही है उसका एक न्यूनतम अनुपात RBI के पास कानूनी रूप से जमा कराना होता है, उसको CRR कहते हैं। जैसे मान लो एक बैंक है SBI, उसके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं और मैं बोलूँ CRR 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये SBI को RBI के पास, ये 10,000 रुपये किसको देने पड़ेंगे? RBI के पास जमा कराने पड़ेंगे। ऐसे ही जैसे CRR 10% है, ऐसे ही सभी कमर्शियल बैंकों के पास जितनी जितनी जमा आ रही है वो अपना 10% निकालेंगे। जैसे किसी का 1 लाख आ रहा है, किसी का 2 लाख आ रहा है, किसी का 5 लाख आ रहा है, किसी का 10 लाख आ रहा है, सब अपना 10% निकालेंगे जमा, और वो पैसा RBI के पास जमा कराते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने ये पढ़ा कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा आएगा वो लोन में चढ़ा देगा, और संकट की स्थिति हो गई क्रिएट, पैसे निकालने आ गए तो ये तो कंगला हो जाएगा। तो ऐसी संकट की स्थिति में पापा काम आएंगे, वो लोन देंगे, इसलिए ये एज अ रिजर्व रखवाया जाता है। तो CRR वो मिनिमम अनुपात है जो सभी कमर्शियल बैंकों को RBI को देना पड़ता है, RBI को देना पड़ता है। इसका नाम है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, ये इसका नाम है। उसके बाद है SLR। SLR क्या है? इसका नाम है वैधानिक तरलता अनुपात, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या दिक्कत है भाई? ये दिक्कत ये है, ये तो RBI को देना है, अबे तो कुछ अपने पास भी तो रखेगा। कस्टमर पैसे निकलवाने आएंगे तो उसको क्या दे, तो RBI को दे दिया। तो अगर भाई मान लो SLR जो है वो मान लीजिए 20% है,
20%। तो मान लो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख का जो 20% है वो हो जाएगा बेटा 20,000 रुपये, 1 लाख का 20%। तो SLR क्या होती है, SLR वो मिनिमम अनुपात है जो कि सभी कमर्शियल बैंकों को क्या करना पड़ता है, सभी कमर्शियल बैंकों को अपने पास तरल संपत्तियों के रूप में रखना होता है, अपने पास, किसी को देना नहीं है, ना तो RBI को देना है और ना ही लोन में देना है, ठीक है, ना तो RBI को देना है ना लोन में देना है, किसी को नहीं देना है। ये पैसा जो है उसका अपने पास रखना होता है तरल संपत्तियों के रूप में। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये होता है आपका SLR। आवाज आ रही है आशीष? ठीक है। उसके बाद आती है बात रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होती है, अब ये जरा सुनिए। रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं, CRR समझ लिया, SLR समझ लिया। SLR अपने पास रखना है, तो अगर मैं बोलूँ भाई 20% है, तो मान लो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। तो ये उसको अपने पास रखना पड़ेगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, रेपो रेट क्या होती है, हमने अभी पढ़ा अंतिम निर्णय था कि भाई संकट की स्थिति में पापा काम आते हैं, तो जिस लोन लेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा। जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, इट्स कॉल्ड रेपो रेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिस दर पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन दिया है वो रेपो रेट होती है। या ये कह सकते हो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने RBI से लोन लिया है, ये कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है, वो होती है रेपो रेट। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, खुले बाजार की क्रियाएं हमने अभी पढ़ा था कि भाई RBI जो है वो एजेंट है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, तो वो होती हैं खुले बाजार की क्रियाएं, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। कब क्रय करेगा, कब विक्रय करेगा, वो भी हम आगे बात करेंगे। ये चारों हमने समझ लिए मात्रात्मक। अब आ जाइए ये क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता का क्या मतलब है, सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है, जैसे कि अगर बोलूँ भाई मुझे 80,000 रुपये के लोन की ज़रूरत है, मैं बैंक गया, मैंने बोला भाई 80,000 रुपये के लोन की ज़रूरत है, तो क्या कहते हैं, बैंक ने बोला ठीक है लोन दे देंगे 80,000 का, लेकिन 1 लाख रुपए की चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। लोन कितने का चाहिए, 80 का, गिरवी कितने का मांग रहा है, 1 लाख का। तो सीमांत आवश्यकता डिफरेंस होता है जितने रुपए की चीज़ आपने गिरवी रखी है और जितने रुपए का आपका लोन लिया है उसका डिफरेंस। गिरवी का मूल्य और साख का मूल्य, इसके बीच का जो अंतर होता है उसको सीमांत आवश्यकता कहते हैं। उसके बाद है, अभी मैं मीनिंग समझा रहा हूँ बस आपको। उसके बाद आता है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव क्या होता है, नैतिक दबाव का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर RBI बोले ज़्यादा लोन देना है तो ज़्यादा लोन दे, कम लोन देना है तो कम लोन दे, क्या ऐसे बोलने से बात हो जाएगी, ये उसी चीज़ को नैतिक दबाव कहते हैं। इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है इसके अंदर, उदार, और एक वर्ड है इसके अंदर चयनात्मक। आशीष आवाज तो नहीं कट रही है, जैसे आवाज एक, ठीक है। एक होता है एक होता है उदार, एक होता है चयनात्मक। एक मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुको। ठीक है भाई, 1 मिनट रुको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या समझना है कि भाई अरे यार सिस्टम को क्या हो गया। नैतिक दबाव का मतलब ये होता है, एक होता है उदार, एक होता है चयनात्मक। जब RBI जब बोलता है सबको लोन देना है तो इसका मतलब होता है उदार हो जाओ। उदार का मतलब है सबको लोन देना है। और चयनात्मक का क्या मतलब होता है, चयनात्मक का मतलब होता है सबको लोन नहीं देना, किसी किसी को लोन देना है, किसी किसी को। तो वो RBI अगर बोलेगा तो बात माननी पड़ती है। साख की राशनिंग का मतलब होता है साख की कोटा फिक्स कर देना। RBI क्या करता है, हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोटा फिक्स कर देता है कि भाई इसमें से जाए इतनी की राशनिंग।
अभी आपने इन सब का मीनिंग पढ़ा है कि भाई ये प्रभाव वाला उदाहरण सर एक बार। साख की राशनिंग का मतलब है हर सेक्टर के लिए, लाइक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन सब में लिमिट फिक्स कर देना कि भाई प्राथमिक में इतना लोन जाएगा, द्वितीयक में इतना जाएगा, तृतीयक में इतना जाएगा। सबके लिए, हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए जब लोन को फिक्स दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है साख की राशनिंग कहते हैं। अभी आपने सबका मीनिंग पढ़ा है। आपको बस ये ध्यान रखना है CRR, SLR, रेपो रेट और सीमांत आवश्यकता। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। CRR आवश्यकता, ये जो है 3 मात्रात्मक के बता रहा हूँ और एक इसका बता रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, जब न्यून मांग होती है, न्यून मांग, तो इन चारों को घटा दिया जाता है। न्यून मांग में ये चारों की चारों घटती हैं और अधि मांग में ये चारों के चारों बढ़ते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यून मांग में ये चारों के चारों क्या होंगे, घटेंगे, और अधि मांग में ये चारों के चारों बढ़ेंगे। इन चारों की बताया। वहीं अगर हम बात करें नैतिक दबाव की, जब न्यून मांग होती है तो RBI बोलता है उदार हो जा, सबको लोन देना है। जब अधि मांग होती है RBI बोलता है चयनात्मक हो जा, सबको लोन नहीं देना। साख की राशनिंग में कुछ नहीं आएगा, न्यून मांग अधि मांग में बस ये फिक्स कर देना। खुले बाजार की क्रिया में मैंने क्या बोला, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ठीक है। कब क्रय करेगा और कब विक्रय करेगा, आपको ये बोलना है कि जब न्यून मांग होती है ना अर्थव्यवस्था के अंदर, न्यून मांग, तो RBI क्या करता है, RBI प्रतिभूतियों का क्रय, न्यून मांग में क्रय करता है और अधि मांग में विक्रय करता है, प्रतिभूतियों को बेचता है। इतना डीप से इसके अंदर घुसना नहीं है, क्यों करता है। अब एक बार आप रीड करोगे, आपको सबके मीनिंग आपको पता चल गए।